हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने बीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आज हम लोग 2016 जो एमकॉम एंट्रेंस का पेपर था बीएचयू का 2016 का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें कि 76 से लेकर के 150 तक पूरे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है 76 से। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन जो है, नेट प्रॉफिट रेशियो इज द रेशियो ऑब्टेन फ्रॉम। नेट प्रॉफिट रेशियो हम लोग कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? तो ये हम लोग ऑब्टेन करते हैं आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है, इन यहीं से जो हमारे पास वैल्यू आती है उसी से हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। ठीक है, और हाँ, इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, 77 देखिए, बैलेंस शीट रिफ्लेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। कैसा होता है जरा ये देखना है हमको। तो ये होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी एक निश्चित समय पे ही आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट का आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं ताकि आपका फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। ओके, आते हैं 78 वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं। इसमें बोल रहा है एडजस्टमेंट्स फॉर म्यूचुअल इनडेप्टनेस आर रिकॉर्डेड इन द। तो किस में रिकॉर्ड करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट ओनली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ओनली। तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट ओनली में ही इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ फर्म हैड परचेज गुड्स ऑफ ₹25 लाख एंड 80% ऑफ विच वॉज सोल्ड एट अ 24 लाख। ठीक है, द क्लोजिंग स्टॉक विल बी रिकॉर्डेड। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका ये पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, 25 लाख का हमें 20% निकालना है। इसका मतलब 25 लाख का 20% कितना होता है? 5 लाख रुपया होता है। ये है आपका आंसर। अब इसको निकालना आप लोग सीख लीजिए क्योंकि परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा। आप लोग एमकॉम में आ चुके हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 80 क्वेश्चन देखिए, अ बिल्डिंग हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 लाख। ठीक है, इज परचेज एट 49 लाख। ठीक, द बिल्डिंग इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट अ 49 लाख अंडर विच कॉन्सेप्ट। ध्यान दीजिए, ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। हमने वीडियो बनाया है कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पे, उसको आप जाकर के देख सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन रिलेटेड जो भी टॉपिक हो वो आपका वहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए, 49 लाख पे अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारा क्या बोलता है, ये आपका बोलता है कॉस्ट अकाउंट, सॉरी कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको रखते हैं। ठीक है, ये जितने में परचेज करो उसी पे ही इसको रख लो। 81 क्वेश्चन देखिए, द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ₹5,000 बैग्स ऑफ वीट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। ध्यान दीजिए, 500 बोरे का हम लोग गेहूँ खरीदे, वो हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज इट डिड नॉट फॉलो द कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। कौन सा कॉन्सेप्ट कन्वेंशन नहीं फॉलो किया है? अच्छा ये बताइए, यहाँ पे बैग तो बताया, क्या इसमें प्राइस बताया? कहीं नहीं बताया। ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, यानी मुद्रा मापन की अवधारणा के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 82 देखिए, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सोन इन द बैलेंस शीट। कहाँ पे हम लोग करते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को? तो ये हम लोग करते हैं किसमें? फिक्टिशियस असेट्स में। अब इसमें क्या क्या आता है? प्राइमरी एक्सपेंसेस आता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, 83 देखिए, एन एसेट विच हैज़ बीन एक्वायर्ड फॉर सेल इज अ, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका क्या कहलाएगा? जो चीज़ आप रीसेल के लिए आप लोग खरीदते हैं तो वो आपका आता है करेंट एसेट, जैसे स्टॉक वगैरह। ठीक है, स्टॉक कहाँ होता है? करंट एसेट्स का ही तो पार्ट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है? आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो आपका है पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। अब ध्यान दीजिए, इसमें एक ट्रिक भी सीख लीजिए। जो चीज़ आपको नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट की जो भी हमारे सारी मदें हैं उसमें अगर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अनअक्रूड, एक्रूड, अगर ये सब लग जाते हैं तो ये सब क्या हो जाते हैं? आपके पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखिए, द डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इंडिकेट्स। डेबिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या इंडिकेट देता है? तो ये आपका इंडिकेशन देता है किस चीज़ का? अमाउंट रिसीवेबल्स का। ठीक है, आइए 86 देखते हैं, द क्रेडिट बैलेंस इन अ नॉमिनल अकाउंट सोज। अब देखिए, इन नॉमिनल अकाउंट का क्या है, हमने जनरल से रिलेटेड भी एक टॉपिक बनाया है, आप उसको भी वीडियो देख लीजिए तो और अच्छी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो ध्यान दीजिए, डेबिट में क्या क्या जाता है और क्रेडिट में क्या क्या जाता है। देखिए, डेबिट में क्या क्या जाता है? आपका जाता है एक्सपेंसेस, लॉस और असेट्स जाता है। ठीक है, और क्रेडिट में क्या जाता है? आपका जाता है इनकम। ठीक है, उसके बाद गेन, आप चाहें तो प्रॉफिट भी इसमें लिख सकते हैं, और उसके बाद लायबिलिटीज़। ये सारी चीज़ें क्या जाती हैं? क्रेडिट में जाती हैं। अगर ये 2 लाइन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपका बहुत अच्छे तरीके से अकाउंट
ख़त्म हो सकता है। ठीक है, मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको तो इतना ईजी अकाउंट लगता है कि पूछिए मत। ठीक है, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट से अगर आप चलेंगे तो ठीक है, अगर रट करके पढ़ेंगे तो कोई मतलब निकलता नहीं है अकाउंट पढ़ने का। ठीक है, 87 क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है, बोथ एसेट्स एंड ओनर्स इक्विटी वुड इंक्रीजेस थ्रू, किसके थ्रू इंक्रीज करता है, तो वो आपका करता है किस चीज़ के लिए, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब क्या, कि जब इसको प्रतिधारित आय हिंदी में कहते हैं, मतलब जब हम अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं और अपने ही फर्म में रख लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा रिटेन अर्निंग कहलाता है। ठीक है, 88 क्या बोल रहा है, नॉन फाइनेंशियल क्वांटिटिव फैक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यू टू, अब जब फाइनेंशियल है ही नहीं तो किसके द्वारा, वही मुद्रा मापन की अवधारणा के अनुसार इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। 89 क्या बोला है, द असेट्स ऑफ द बिजनेस आर रुपीज़ 1,54,300 एंड ओनर्स इक्विटी रुपीज़ 84,200। द अकाउंट ऑफ लायबिलिटी इज, देखिए हमें क्या बोल दिया, असेट्स दे दिया, हमारे पास ओनर्स इक्विटी दे दिया। हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी पूछ रहा है तो क्या करेंगे, असेट्स में से क्या करेंगे, ओनर्स इक्विटी को घटा देंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो जब हम इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 70,100 आपका क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा इसमें से जब इसको आप घटाएंगे तब। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन इरेक्शन ऑफ प्लांट विल बी डेबिटेड टू। अच्छा देखिए, प्लांट की चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है, उसमें हम लोग कुछ एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्लांट अकाउंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, गुड्स लॉस्ट अंडर फायर विल बी क्रेडिटेड टू। गुड्स जो है लॉस्ट हो रहा है, हो गया है फायर से, तो हम लोग क्रेडिट किसको करते हैं, तो देखिए जो जला है माल वो कौन सा जला है, जो परचेज किए वही जला है, तो इसीलिए क्या होता है, परचेज अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, हम इससे रिलेटेड भी हमारी अच्छी जनरल सेलिनिटी से रिलेटेड भी वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख लेंगे तो और अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम एज रेंट विल बी क्रेडिटेड टू। ठीक है, कैश जो है रिसीव्ड हो रहा है राम से, रेंट के लिए अगर हो रहा है तो ध्यान दीजिए, रेंट के लिए अगर हो रहा है तो हम लोग रेंट अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, जनरली लोग राम से अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, मगर राम से अकाउंट का क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि ध्यान दीजिए जब भी आपका ये देखिए कैश रियल अकाउंट आप रिसीव कर रहे हैं तो क्या, और रेंट क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट, और राम क्या है पर्सनल अकाउंट। जब भी नॉमिनल और पर्सनल एक संग अगर आ जाएँ तो ध्यान दीजिए पर्सनल क्या हो जाता है, कट जाता है, पर्सनल की जगह पे क्या माना जाता है, नॉमिनल माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे तरीके से याद करिए, इसमें रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, असेट्स मस्ट बी इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस। असेट्स में क्या क्या हम लोग जोड़ते हैं, तो हम असेट्स में हम लोग क्या क्या जोड़ते हैं, देखिए हमने बताया था फॉर्मूला, असेट्स इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो लायबिलिटी क्या है, दूसरा ऑप्शन है, ये आपका क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट किससे नहीं एप्लीकेबल होता है, तो ज्वाइंट वेंचर बिजनेस पे होता है, ये अस्थायी साझेदारी होती है। ठीक है, कभी जब इनका काम खत्म हो जाएगा तो ये लोग क्या करते हैं, अपनी साझेदारी को बंद कर देते हैं। ठीक है, फिर बोला है ड्राइंग्स बाई ओनर विल रिड्यूस। ड्राइंग्स जो है ओनर के द्वारा होता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, तो क्या होता है, तो वो होता है आपका क्या, बोथ असेट्स एंड ओनर्स इक्विटी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज ओनली क्रेडिट बैलेंस। कौन सा ऐसा अकाउंट है इसका कि केवल क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो है आपका क्या चीज़, ऑल ऑफ द एबव। कैपिटल अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस, बिल्स पेबल का भी क्रेडिट बैलेंस और रिजर्व फंड का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। और फिर हमने क्या बताया था, क्रेडिट में क्या जाता है, लायबिलिटी जाती है, तो ये लायबिलिटी ही तो है सब। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज इंक्रीज बाई डेबिट एंट्री। अच्छा, डेबिट एंट्री से वो चीज़ें अकाउंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए परचेज अकाउंट भी क्रेडिट होता है, सेल्स भी आपका क्रेडिट होता है, डिस्काउंट रिसिप्ट भी आपका क्रेडिट होता है, तो यही है आपका एक बचा हुआ मशीन अकाउंट, ये आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है आपका, नॉमिनल अकाउंट है, और इसमें जाने वाली सारी मदें जो होती हैं वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड ही होती हैं। तो अगर पूछ ले अगर कि रेंट जो है वो कौन सा अकाउंट है, तो आप क्या बताएंगे, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, फिर बोला है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आर रिकॉर्डेड इन द। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड जो है रिकॉर्डेड करते हैं किसमें, तो किसमें करते हैं, ध्यान से बताइए, तो ये आपका होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, रॉयल्टीज पेड ऑन प्रोडक्शन आर रिकॉर्डेड इन द। रॉयल्टी ये एक ऐसा अकाउंट है, हमने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि रॉयल्टी जिस साल जन्म लेता है उसी साल मर जाता है, यानी कि ये कहाँ चला जाएगा, सागर में चला जाएगा। और सागर किसे कहते हैं, सागर कहते हैं किसको, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट को। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चीज़ों को बनाते हैं। ओके, फिर क्या बोल रहा है,
एक्रूड इनकम इज एन, एक्रूड इनकम क्या होता है, तो एक्रूड इनकम आपका होता है असेट्स होता है, ठीक है। देखिए एक्रूड रेंट रिसीवेबल गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर एक्रूड हमने बताया था अभी इसके पहले वाले में असेट्स होता है तो कहाँ पे जाएगा, सोन इन द बैलेंस शीट ओनली, 102 का क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बैलेंस शीट में ही इसको हम लोग दिखाते हैं। द अमाउंट स्पेंट एज कार्टेज आउटवर्ड विल बी डेबिटेड टू, किस में डेबिटेड होता है बाबू, देखिए तो ये होता है आपका तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। कार्टेज आउटवर्ड यानी कि बोला सकता है जो फ्रेट आउटवर्ड जो होता है वो क्या होता है आपका क्रेडिट हो जाता है, डेबिट हो जाता है, ठीक है। कहाँ पे, पीएल अकाउंट में। इनवर्ड कहाँ होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, और आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक। द मैनेजर इज इंटाइटल टू कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है। द प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज रुपीज़ 3,30,000 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो द मैनेजर कमीशन विल बी, अब देखो बिफोर बोल दिया भैया, तो इससे यानी कि आपको कमीशन निकालना है, 3,30,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि 30,000 आपका आंसर आ जाएगा। 30,000 किस में ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्या बोला है, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड द चार्जिंग डेप्रिसिएशन, द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द, किसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू पे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, टेम्परेरी रेज और फॉल इन द प्राइस ऑफ द एसेट्स ईच, टेम्परेरी अगर हो रहा है तो आप जानते हैं इसको क्या करते हैं हम लोग, फ्लक्चुएशन करते हैं, क्या करते हैं, फ्लक्चुएशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, डेप्रिसिएशन किस चीज़ का प्रोसेस है, तो ये आपका है एलोकेशन, आवंटन का प्रोसेस है। क्या करते हैं, कई ईयर में क्या करते हैं, एसेट्स की वैल्यू को हम लोग एलोकेट कर देते हैं, आवंटित कर देते हैं, ओके। फिर हम लोग आगे आते हैं, क्या बोल रहा है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या प्रिपेयर करते हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, आय एवं व्यय खाता। व्हेन रिजर्व इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस इट बिकम्स, जब हम अपने रिजर्व को आउटसाइड अगर करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, फंड बन जाता है, ठीक है। देखिए बहुत इजी है आपका एमकॉम निकालना, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा दिमाग, और आप बीएचयू कैंपस के अंदर। पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम, पार्टनरशिप किससे आपका अराइज होता है, तो वो आपका अराइज होता है एग्रीमेंट से, किससे होता है, एग्रीमेंट से, सॉरी। फिर बोला 111 का देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ नॉन बैंकिंग फर्म, ये देखिए 1956 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ नॉन बैंकिंग फर्म के अकॉर्डिंग कितने हैं आपके, वो हैं आपके 20, ठीक है। तो बैंकिंग के अकॉर्डिंग कितने हैं, तो वो हैं आपके 10, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डिवाइडेड बाय द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ, देखिए इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, इसके रिलेटेड भी हम पार्टनरशिप से रिलेटेड भी हमारे पास हमारा वीडियो बना हुआ है, आप पूरे पार्टनरशिप रिलेटेड वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, सब चीज़ें उसमें बताया गया है, ठीक है। तो जब ऐसी बात होती है, जैसे ही एब्सेंस होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, इक्वल रेशियो में बटेगा। ध्यान दीजिए, जब हमारे और आपके बीच में कोई समझौता होगा ही नहीं तो हम प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, आधा आधा, यानी कि इक्वल में। फिर बोला है PQR द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5/12, ठीक है। दे एडमिटेड एज फॉर 1/8 शेयर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, यही आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए। इसके लिए आप 1-2 का भी निकाल लेंगे तो आराम से पता चल जाएगा आपका, ठीक है। जब एस जो है 1/8 के लिए आ रहा है, यानी बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, 7/8, यही पे इन तीनों का हक होगा, ठीक है। तो अगर इस चीज़ों पे अगर इन तीनों का होगा तो इंटू क्या हो जाएगा, एक का पहले निकाल लेते हैं, तो 5/12 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 12/8 = 96, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर में 96 होना चाहिए, यानी कि सबको जोड़ पर पे 96 होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका 96 ठीक है, अगर आ रहा था, यानी कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब दूसरा क्या हो जाएगा, जब 96 ये हो गया तो अब क्या हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, 7/5 से कितना होता है, 35 होता है। अब आते हैं बी का निकालते हैं, बी का जब निकालेंगे तो क्या वो हो जाएगा, देखिए बी का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है बाबू। अब देखिए जब उसका हमारा कितना आया था, 35 उसका कितना आया था, 35/96 आया था। अब हम आते हैं बी का क्या नाम है, क्यू का निकालते हैं, तो क्यू का कितना है हमारा 1/3 है, तो 1/3 × 7/8 क्या हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मगर हमको क्या डिनोमिनेटर कितना करना है, 96 करना है, तो 96 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा काम करें कि ये आपका क्या हो जाए, परिवर्तन न हो,
ये आपका क्या हो, परिवर्तन न हो। क्या चीज़ ना परिवर्तन हो, आपका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो इन 4/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी 1 ही आएगा। जब ऐसे कर देंगे तो 7 4 28/96 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 96 97 यानी 35 और 28 होना चाहिए। देखिए किसी में है, हाँ 35 28 है। तो आपका क्या है, ये ऑप्शन नंबर क्या है इसका, 113 का दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। इसको आप अच्छे से निकालिएगा इसी तरह से कर करके, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए अच्छे से ध्यान से देखिएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, जब ओल्ड में से न्यू गया तो एक चीज़ याद रखिएगा, खाली सन। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया, जब आपको बस खाली क्या याद करना है, सन याद करना है। सन का मतलब क्या, सैक्रिफाइजिंग ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि जब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तो आपका क्या हो जाता है, सैक्रिफाइजिंग रेशियो होता है। बात समझा कि अब कभी भी इसको भूलेंगे आप, कभी नहीं भूलेंगे। बस एक तो सन, सन मतलब क्या होता है बेटा, याद करिए, बस बात खत्म। फिर क्या बोला है, 115 का क्या है, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पार्टनर्स ए एंड बी हैज़ बीन 4:3। On cease joining, the new ratio become 7:4:3. The sacrificing ratio between A and B is, तो हमने अभी बताया है, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1:2। ठीक है, निकाल दीजिएगा तो आपका समझ में आ जाएगा। अभी हमने फॉर्मूला बता ही दिया है आपको। फुल बोल रहा है 116 में, द करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल ऑलवेज हैव, आप उनका ध्यान दीजिएगा, जब पार्टनर का करेंट अकाउंट की बात करें, किस चीज़ की बात करें, करेंट अकाउंट की। अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो वो हमेशा क्रेडिट होगा, मगर जब करेंट अकाउंट की बात करें तो ये डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। ठीक है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, ठीक है, द अमाउंट इज डेबिटेड इन द फर्म्स बुक्स इज, क्या, कैश और बैंक अकाउंट, बात खत्म। क्योंकि जब पैसा लेकर के आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कैश और बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आई देखते हैं, ऑन द एडमिशन ऑफ पार्टनर इफ अ गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड दिस विल बी डेबिटेड टू, अगर गुडविल अकाउंट अगर रेज होता है तो उसमें डेबिट क्या होता है, तो उसमें आपका डेबिट होता है गुडविल अकाउंट। ठीक है, फिर बोला है गुडविल ऑफ द फर्म अपियरिंग इन द बुक्स एट ₹12,000 इज वैल्यूड एट ₹30,000 ऑन द एडमिशन ऑफ एक्स फॉर 1/4 शेयर, द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी बॉट इन बाई एक्स विल बी, कितना होगा, तो ये आपका होगा कितना, 4,500। ठीक है, एज पर द BHU आंसर। फिर क्या बोल रहा है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर फुल गुडविल इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट्स ऑफ, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो रहा है तो फुल गुडविल पे किसका हक होता है, वो सब साझेदारों का होता है, यानी कि आपका ऑल पार्टनर्स इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑल असेट्स आर डेबिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट, अब देखिए डिसोल्यूशन हो रहा है, उसमें अगर हम लोग वसूली खाता बना रहे हैं तो सबका सब किस पे, बुक वैल्यू पे होगा, यानी कि पुस्तकीय मूल्य पे हम लोग इसका ट्रांसफर करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म अमाउंट रियलाइज फ्रॉम अनरिकॉर्डेड असेट्स इज क्रेडिटेड टू, क्रेडिट में किसमें होता है, वो आपका होगा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि डिसोल्यूशन के समय में क्या बनता है, रियलाइजेशन बनता है, एडमिशन और रिटायरमेंट के समय में क्या बनता है, आपका रिवैल्यूएशन ही बनता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला, देखिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी व्हेन पेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज डेबिटेड टू, अच्छा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, वही रियलाइजेशन अकाउंट में, असेट्स रहेगा तो बी रियलाइजेशन और लायबिलिटी रहेगी तो भी रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द रियलाइज वैल्यू ऑफ असेट्स विल बी फर्स्ट यूज टू पे, चलिए अब रियलाइज वैल्यू है ऑफ द असेट्स है तो फर्स्ट यूज टू पे किसको हम लोग पेड करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग पेड करते हैं किसको, क्रेडिटर्स को। ठीक है, 125 देखिए, द बैलेंस लेफ्ट इन द कैपिटल अकाउंट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर होता है, तो आपका ट्रांसफर होता है किसमें, बैंक अकाउंट में, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के समय में क्या होता है, बैंक अकाउंट बनता है और इसी को बना करके अगर ये इक्वल आ जाता है यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन जो है वो सही माना जाता है। शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू, शॉर्ट वर्किंग किसके इक्वल टू होता है, तो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी के होता है। ठीक है, इन केस ऑफ सब लेसी द बैलेंस ऑफ रॉयल्टीज अकाउंट इज ट्रांसफर टू, यही एक ऐसा खाता है जो कि जिस साल जन्म लेता है उसी साल मर जाता है, तो चाहे वो लेसी करे चाहे सब लेसी करे, दोनों के केस में क्या होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ये चीज़ें क्या होंगी, ट्रांसफर की जाएंगी। द राइट ऑफ द रिकूपमेंट ऑफ द शॉर्ट वर्किंग कैन बी, क्या होता है, फिक्स और फ्लोटिंग कोई भी हो सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड अंडर द हायर परचेज सिस्टम कंप्राइजेस किसे होता है ये, तो होता है आपका कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट से, ठीक है। फिर बोल रहा है अंडर द इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम द बायर बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स। बहुत बढ़िया। कब ये होगा, कब आपका ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑन साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और कभी कभी आप कुछ लोग ऑन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोलिए, बात खत्म, आप उस पर क्या हो जाए, आप ओनर बन गए, ठीक है। फिर बोला है अंडर इंस्टॉल, इसमें डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट में, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बोला है अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट पेबल बाय द बायर इज डेबिटेड टू, इसमें डेबिट होता है आपका, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में पूरा का पूरा इंटरेस्ट डाल दिया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं ब्याज उच्चंत खाता। इन सिंगल एंट्री सिस्टम बिल्स रिसीवेबल इंडोज आर डेबिटेड टू। अब बिल रिसीवेबल का अगर हम लोग इंडोज किए हैं तो किस में डेबिट करेंगे, तो आपको डेबिट करेंगे क्रेडिटर्स के अकाउंट में, जिसको कि हम लोग दिए हैं, ठीक है। जो रिसीव कर रहा है वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अंडर द प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट डेब्ट्स ड्यू टू वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी आर, जब भी हम लोग कोई भी गवर्नमेंट का पेमेंट करते हैं तो उसमें जो भी होता है वो प्रेफरेंशियल डेब्ट्स कहलाता है, ठीक है। चाहे वो टैक्स हो, रेट्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ें हों, तो अगर हम लोग गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, प्रेफरेंशियल बनाता है जाता है, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, इफ ओपनिंग स्टॉक इतना, क्लोजिंग स्टॉक आपका 10,000, परचेज आपका इतना है, तो देखिए COGS इक्वल टू क्या होता है, COGS इक्वल टू होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे हम लोग आते हैं, बात कर लेते हैं। तो देखिए अब क्या है, हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक को हमको क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक आपका है 4500 और ये है आपका परचेज 60,000 और 4,500 जोड़ दीजिए तो 64,500 हो जाएगा। इसमें से 10,000 घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 54,500 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 135 देखिए क्या बोल रहा है, 135 में आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट आर इक्वल टू, ये क्वेश्चन लास्ट पेपर में आ गया, लास्ट ईयर के पेपर में, ठीक है। तो कैसे आएगा, इसका क्या हो जाएगा आंसर, सेल्स, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको मालूम होगा तो उसमें होगा भी, इस तरीके से ही होता है। शेयर्स विच आर फर्स्ट ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स आर, अब देखिए फर्स्ट ऑफर कर रहे हैं तो किसको क्या हो जाएगा, वो राइट शेयर कहलाता है। तो बोला वॉचिंग इज क्या होता है, वो बैकबोन ऑफ एन ऑडिटिंग, ठीक है। वॉचिंग क्या होता है, बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। फिर बोला वेरिफिकेशन इज रिलेटेड टू द ऑडिट ऑफ, किसी का वेरिफिकेशन होता है, एसेट्स का वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। ऑडिट इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड, ठीक है। जो ऑडिटर है वो क्या होता है, देखने वाला कुत्ता है, शिकारी कुत्ता नहीं माना जाता है, उसको कुत्ता मत बोलिए। मगर क्या कहा गया है, हमारे ऑडिट की बुक में ऐसा दिया गया है तो हम लोग को पढ़ना ही पढ़ना है भाई। डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ, डिविडेंड किसमें से हम लोग पेड नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए कैपिटल प्रॉफिट से हम लोग डिविडेंड का पेमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट रिलेटेड टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट से कौन सा वो नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कैश फ्लो में 3 बात होती है, ऑपरेटिंग होती है, इन्वेस्टिंग होती है, फाइनेंसिंग होती है, बस एक काम नहीं होता है, वो कौन सा नहीं होता है, वो है आपका मैनेजिंग एक्टिविटीज़। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, सही हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, देखिए प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज अब प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाएगा क्या चीज़, कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे होता है, तो ये आपका बेसिस पे होता है सेल्स की, ठीक है। फिर क्या बोला है, व्हाट मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज एम्प्लॉयड बाय हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स, तो ये होता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो डिविडेंड डिसीजन, ये आपका फाइनेंशियल का पार्ट होता है, ठीक है, लाभांश का निर्णय। प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स, प्राइम कॉस्ट में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो प्राइम कॉस्ट में हम लोग इंक्लूड करते हैं क्या, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और ये सब तो बाद में, प्राइम कॉस्ट के बाद आता है आपका फैक्ट्री कॉस्ट, उसके बाद आता है आपका ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट में जब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट जोड़ देते हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को कॉस्ट पहले जोड़ते हैं, आपका आता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें फिर प्रॉफिट जोड़ते हैं तो आपका आता है सेल कॉस्ट, ठीक है। फिर आते हैं द एजुकेशन सेस लेविड ऑन इनकम टैक्स इज प्रेजेंटली,
देखिए पहले 2008 उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था 3% था, मगर इस समय करंट में जो है आपका 4% है। तो आप लोग करंट का याद कीजिए, ये आपका सही है, ठीक है। आप लोग थोड़ा इनकम टैक्स वगैरह अगर आप देखेंगे तो इनकम टैक्स हमेशा चेंज होता रहता है, तो इसलिए एजुकेशन से इस समय 4% लग रहा है। ओके, टोटल डिडक्शंस अलाउड अंडर सेक्शन 80C क्या है, 80C के अनुसार डिडक्शन कितना है, तो BHU के अकॉर्डिंग आपका 1 लाख था, मगर इस समय करंट में जो चल रहा है वो चल रहा है आपका क्या 1.5 लाख। तो 1.5 लाख आप याद करेंगे, ठीक है। 1 लाख क्या था पहले के अकॉर्डिंग था, ये 2016 का पेपर है, ये उस समय के अकॉर्डिंग है, मगर अब जो करंट में चल रहा है 80C का डिडक्शन आपका वो कितना है 1,50,000 है, ठीक है। अब बोला है द न्यू कैटेगरी ऑफ सीनियर सिटीजन फॉर इनकम टैक्स क्रिएटेड दिस ईयर इज, मतलब इस समय जो न्यू कैटेगरी है सुपर सीनियर सिटीजन, सॉरी सीनियर सिटीजन के लिए, तो वो है आपका कितना 80 एंड एबव 80 ईयर्स एज, ठीक है। 80 साल से जो ऊपर होते हैं या 80 साल के होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं सीनियर सिटीजन कहते हैं। अब हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन 150 है। ध्यान दीजिए, हम लोगों का टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप हमसे जुड़ जाएं तो आपको लेटेस्ट अपडेट जो हैं मिलते रहेंगे हमेशा। वो भी चैनल हमारा VNS ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से ही है, और हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उस पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, वो भी आपका VNS ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से ही है। और फेसबुक पेज पे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, तो आप उनको और अच्छे से देखें तो चीज़ें को कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, ठीक है। BHU देखिए कोई हुआ नहीं है, लोग डरा देते हैं बस, BHU बहुत नॉर्मल तरीके से आप निकाल सकते हैं, बस मालूम है क्या सही गाइडलाइन, सही पढ़ाई और आप BHU के कैंपस के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप BHU में आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ के बच्चे अच्छा रैंक लाते हैं, ठीक है। क्लास 11th में ही हमारे यहाँ एक BCom में लड़की रैंक लाई थी, ठीक है। तो हमारे यहाँ जिस हिसाब से पढ़ाई होती है, जैसे हम लोग गाइडलाइन देते हैं उस अनुसार से पक्का है कि लोग वहाँ जाते ही जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 150 का क्या है आंसर, द इंटरेस्ट अर्न ऑन द सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोफेसर विल बी असेस्ड एज इनकम अंडर द, किसके द्वारा होता है, ये आता है क्या चीज़ अदर सोर्सेज हेड के अंतर्गत आता है। क्लियर है, 150 का क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो हमारा पेपर है उससे रिलेटेड, ठीक है। तब तक के लिए नीरज शुक्ला सर को विदा दीजिए, धन्यवाद।